हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज भावना पुरी। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो चैप्टर है, मैं ऑलरेडी इसकी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको उनमें से कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन जो शेड्यूल आपको बनाने के लिए मैंने बोला था कि डे वाइज आपको वीडियोस देखें, अगर आप रेगुलरली उस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो ही आप समय पर अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे और साथ साथ रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी रोज वीडियोस को देखेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे एंड देन एमसीक्यूज ट्राई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इनका जो दूसरा नाम है वो क्या होगा, उसको हम सैकराइड यानी कि पॉलीसैकराइड बोलते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये जनरली स्वीट इन टेस्ट होते हैं। क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है, इसीलिए इनको शुगर्स कहा जाता है। तो मैं इनका दूसरा नाम यहाँ पर लिख रही हूँ। हमने क्या बोला था, पॉलीसैकराइड। ठीक है भाई। अभी जो जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो किस किस से मिलके बने, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो इनका जो फॉर्मूला है वो है CnH2nOn। इसका मतलब ये हुआ, whatever the number of carbon is, हाइड्रोजन विल बी डबल। जो हाइड्रोजन है वो डबल होगी। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज का एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, सो इट विल बी C6H12O6, राइट। तो ये सिंपल शुगर के बारे में हमने बात की, ग्लूकोज के बारे में। जब भी आप बात करोगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है यानी कि जो सैकराइड्स है, इनको हम उनके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने यूनिट्स के बेसिस पर वो बनी है, अगर उसके आधार पर डिवाइड करें तो आप देखोगे ये मोनोसैकराइड्स हो सकती हैं, डाइसैकराइड्स हो सकती हैं, ट्राइसैकराइड्स हो सकती हैं एंड पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, होता ये है कि एक सिंगल यूनिट से, मोनो का मतलब वन होता है, जब भी किसी शुगर में एक सिंगल यूनिट होती है तो उसको मोनोसैकराइड बोलेंगे। अगर कोई शुगर 2 यूनिट से मिलकर बनी है तो वो डाइसैकराइड होगी, 3 यूनिट से मिलकर बनी है तो फिर ट्राइसैकराइड, एंड मैनी यूनिट्स आर प्रेजेंट तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकराइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट तो इसमें एक ही है, मतलब एक ही सिंगल यूनिट की बात हो रही है। तो इसका एक एग्जांपल अगर हम ले तो हम ग्लूकोज ले सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम ले तो हम ग्लूकोज ले सकते हैं, वो एक सिंगल शुगर है, सैकराइड है। लेकिन क्या नंबर ऑफ कार्बन हमेशा सैकराइड में सेम रहेंगे? नहीं, इसमें 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो जब मैं स्पेसिफिकली ग्लूकोज की बात कर रही हूँ, सो इट हैज 6 नंबर ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लूकोज है वो कैसी शुगर है, वो हेक्सोज शुगर है, मतलब 6 कार्बन वाली शुगर है, राइट। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं राइबोज शुगर का एग्जांपल यहाँ पर लेती हूँ, तो जो राइबोज शुगर है, आपने सुना होगा राइबोज, डी मतलब डीएनए और आरएनए में सुना था, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो राइबोज शुगर की यहाँ पर बात हो रही है, उसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ पेंटोज शुगर। ठीक है, वैसे 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, ये बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे आपको जो डिटेल में पढ़ाना है वो नीट के रिस्पेक्ट में पढ़ाना है, राइट। मैं एनसीईआरटी को भी कवर कर रही हूँ, साथ साथ वो सभी क्वेश्चंस जो कि नीट में पूछे जाएंगे वो बहुत जरूरी है। तो उसके रिस्पेक्ट में आपको पेंटोज यानी कि 5 कार्बन की शुगर और हेक्सोज यानी कि 6 कार्बन की शुगर, इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है। तो ग्लूकोज के अलावा यहाँ पर आप फ्रक्टोज का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, सुक्रोज का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, माल्टोज का भी ले सकते हो। लेकिन क्यों यहाँ पर अलग अलग क्यों, देखो मोनोसैकराइड की बात है इसीलिए सिर्फ फ्रक्टोज यहाँ पर ग्लूकोज लिखा है, दूसरा आप फ्रक्टोज भी यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन जो मैंने अभी आपको लैक्टोज शुगर बोला, माल्टोज शुगर बोला, वो हम इसमें मोनोसैकराइड्स में नहीं लिखेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऐसी शुगर है जो 2 यूनिट से मिलकर बनी है, ये ऐसी शुगर है जो 2 यूनिट से मिलकर बनी हुई है, इसलिए। तो ये फ्रक्टोज भी नहीं आप यहाँ पर लिखोगे, सिर्फ ग्लूकोज याद रखें। तो यहाँ पर चलिए हम बात कर रहे हैं लैक्टोज शुगर के बारे में। क्यों उसको डाइसैकराइड बोला है, क्योंकि जो लैक्टोज शुगर है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, एक एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो मोनोसैकराइड का ग्लूकोज हो गया, डाइसैकराइड का लैक्टोज हो गया। तो क्योंकि लैक्टोज 2 यूनिट से मिलकर बनी है, वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इसीलिए इसको डाइसैकराइड कहते हैं।
कोई भी शुगर जो 3 यूनिट से मिलकर बनी होगी ट्राइसैकेराइड होगी, जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनी होगी वो पॉलीसैकेराइड होगी, राइट। तो अब इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करें तो पॉलीसैकेराइड के तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे हैं, जो आप सेलुलोज पढ़ते हैं या फिर आप स्टार्च देखते हैं, है ना, तो ये सब क्या, ये सभी एग्जांपल्स होते हैं पॉलीसैकेराइड के, राइट। इनुलिन का भी एग्जांपल इसमें ट्राई में डाल सकते हो, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो शुगर है ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट्स, इनको अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ ये 2, 3 या 3 से लगभग हंड्रेड्स तक भी, या 50, 60 तक भी आप देखोगे ना, 3 से लेकर 100 तक अगर मैं मानूं तो उनको ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। तो ये ओलिगोसैकेराइड किसमें कलेक्टिवली बोल दिया जाता है, जिसमें 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं या फिर सैकेराइड प्रेजेंट होती हैं, दीज आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। बट व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सैकेराइड्स लाइक हंड्रेड्स या 100 से भी ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन जब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो आप देखोगे किस तरीके से पेंटोज और हेक्सोज शुगर होती है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो पॉलीसैकेराइड है, जिसमें आप सेलुलोज का बात कर रहे हो, स्टार्च की बात कर रहे हो, तो प्लांट्स के अंदर जो जितनी भी सेल वॉल होती है उनका जो मेन कंपोजिशन है वो सेल्यूलोज होगा, ठीक है, वो होमोपॉलीमर होता है, आपको ये याद रखना नीट के लिए। दूसरा, स्टार्च एक वेरिएंट होता है। स्टार्च प्लांट्स के अंदर फूड को जो स्टोर किया जाता है वो किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही एनिमल्स के अंदर जब फूड को स्टोर किया जाएगा तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में किया जाता है, राइट। तो मैंने क्या बोला? प्लांट्स के अंदर फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, एनिमल्स के अंदर फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो इसी के रिस्पेक्ट में ग्लाइकोजन का दूसरा नाम क्या पड़ गया? एनिमल स्टार्च। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये होमोपॉलीमर की एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, और जो इनुलिन था वो किसका होमोपॉलीमर होता है? फ्रक्टोज का होता है। ये आपको याद रखना है, इनुलिन क्या है? फ्रक्टोज का एक पॉलीमर होता है, राइट। अब चलिए, जो स्ट्रक्चर होता है सेल्यूलोज का वो कैसा होगा? बिल्कुल लीनियर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर से मेरा क्या मतलब है? देखो, जब भी दो सैकेराइड्स, यानी कि ये एक शुगर है, ये दूसरी, ये तीसरी, जब बहुत सारी शुगर एक दूसरे के साथ एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाती हैं, है ना, तो जब वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, अल्फा बॉन्ड जब बनेगा, है ना, तो इस तरीके की जो चेन होती है स्ट्रेट लाइन, उसको लीनियर स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लीनियर है। लेकिन जब हम स्टार्च के बारे में बात करते हैं, इट हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो क्योंकि जो स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो वो ग्लूकोज से डिफर करेगा। अब किस तरीके से पता लगेगा? एक आयोडीन का हम रिएक्शन करवाते हैं, तो जब भी हम बात करेंगे आयोडीन की, तो स्टार्च के साथ तो आयोडीन का रिएक्शन हो जाता है, लेकिन सेल्यूलोज रिएक्ट नहीं कर पाता। तो उसका रीजन क्या होगा? स्टार्च के पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसके पास लूप होते हैं जहां पर आयोडीन आके स्टक कर जाता है, और जब वो दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो येलो कलर होता है आयोडीन का, वो ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्टार्च है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जबकि सेल्यूलोज एक लीनियर, एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखें। अब चलिए, एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ शुगर्स का। तो अगर हम बात करें ग्लूकोज के बारे में, तो किस तरीके का बॉन्ड इसके अंदर बनेगा, है ना, तो एक ग्लूकोज या कोई भी एक शुगर जब दूसरे शुगर से बनती है या जुड़ती है, तो कौन सा इनके अंदर बॉन्ड आता है? उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो दो मोनोसैकेराइड्स के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसे बनता है ये? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से, रिमूवल ऑफ H2O, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए, तो 6 कार्बन की शुगर यानी कि एक हेक्सोज शुगर के बारे में हम बात कर रहे हैं, विच इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। एक तो हो गया लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, ये रिंग की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलो जरा देखें, जरा 6 कार्बन हम बनाते हैं, 1 2 3, डायरेक्टली बना देती हूँ, 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हमने बनाए। अब ये जो 6 कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है ना, अब इनके अंदर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सैकेराइड्स होती हैं, दीज कुड बी ऑफ 2 टाइप्स। अब ये या तो एल्डिहाइड शुगर हो सकती है जिसको एल्डोज कहा जाता है, या ये कीटोन शुगर हो सकती है जिसको कीटोज कहा जाता है। मैंने बोला कि ये जो शुगर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं,
या तो ये एल्डिहाइड शुगर होंगी जिसको एल्डोज बोलेंगे, या तो ये कीटोन शुगर होंगी जिसको कीटोस बोलेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है CHO, और कीटोन ग्रुप कौन सा होता है C डबल बॉन्ड O। तो जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड है, जबकि जो फ्रुक्टोज होता है वो कीटोन है, ठीक है, कीटो शुगर होती है। तो यहाँ पर हमने देखा ये किसकी बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अगर देखें तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की और जो हाइड्रोजन की पोजीशन होती है वो इस तरीके से होगी, है ना। ये लीनियर स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो ये हो गया हमारा COOH, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये किस तरीके से बनाया है, CHO हम बना रहे हैं, है ना। ये हम एल्डिहाइड शुगर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जो एल्डिहाइड शुगर होती है वो किस तरीके से बॉन्ड बनाती है, देखो यहाँ पर जो COH बन रहा है या CHO जिसको बोलते हैं वो तो एल्डिहाइड होता है, वो क्या होता है एल्डिहाइड होता है ना। होगा क्या, जब भी हम बात करेंगे कि ये जो ग्लूकोज लीनियर फॉर्म में था, ये जो ग्लूकोज लीनियर फॉर्म में था वो रिंग वाले स्ट्रक्चर में कैसे बदलता है, तो एक सिंपल सी बात है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। कैसे बदलता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब कहां से आएगा वाटर, देखो यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि ये OH हो गया, है ना, और यहाँ पर जो कार्बन था वो इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा एंड दिस OH, ये एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगे मतलब वाटर का मॉलिक्यूल H2O बनेगा, एंड ड्यू टू द रिलीज ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में क्या हुआ, जो वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था वो रिमूव हो गया। तो जैसे ही ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना, तो ये डिसोसिएट कर जाता है फर्दर, H अलग हो जाता है, OH अलग। ये जब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। पहला जो कार्बन है और पांचवा, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। फर्स्ट कार्बन जो होगा और ये जो फिफ्थ कार्बन होगा ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, है ना। अब किस तरीके से जुड़ रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज दी सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है ये किसका है, ग्लूकोज का है। कैसे बना, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो दिस कार्बन एंड दिस कार्बन यानी कि नंबर 1 एंड नंबर 5 ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि लीनियर स्ट्रक्चर और जो रिंग स्ट्रक्चर होता है शुगर्स का वो इंटरचेंजेबल होता है और ये रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के रिजल्ट में बनेगा। क्लियर है, तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में हो रही है वो कैसे हो रही है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर फ्रक्टोज के बारे में बात करूं तो वहां पे जो डिफरेंस आएगा सेकंड कार्बन में आएगा। वो डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा। अब वो जो C डबल बॉन्ड O है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये बताता है कि जो फ्रक्टोज है वो एक कीटोज शुगर है क्योंकि उसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। करेक्ट, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ये हमने किसके बारे में बात की है, ग्लूकोज के बारे में। अब देखो मान लो ये वाला जो फर्स्ट कार्बन है ये किसी दूसरे शुगर के साथ कंबाइन कर रहा है, किसी दूसरे ग्लूकोज के साथ ही कंबाइन कर रहा है, तो ये कार्बन कौन सा था, फोर्थ था, एंड दिस कार्बन विल बी फोर्थ आल्सो। तो ये 1 और 4 जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं यानी कि जब दो मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगी तो वो वाटर के मॉलिक्यूल के रिमूवल से बनेगा, यानी कि फर्स्ट कार्बन पे जो OH था और फोर्थ पे जो हाइड्रोजन था वो रिमूव हो जाएंगे। तो जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया उसके रिजल्ट में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैंने भी बताया था आपको दो सैकराइड्स के बीच में वाटर के रिमूवल से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया, चलो ठीक। अब क्या होता है पता है, दो तरीके की शुगर बोलते हैं, मतलब एक हो गई रिड्यूसिंग एक हो गई नॉन रिड्यूसिंग। अब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है और कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, ऐसे पता चलेगा जब अगर कभी भी किसी शुगर के पास कोई भी फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा या कोई भी फ्री जो आपका फंक्शनल ग्रुप होते हैं अगर वो प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब है
कि और भी बहुत सारे शुगर आके इसके साथ कंबाइन कर सकती हैं, राइट। लेकिन अगर कभी भी किसी भी शुगर में कोई भी फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं बचेगा, अगर कभी भी किसी शुगर में कोई भी फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं बचेगा तो उसका मतलब है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं यहाँ पर बता रही हूँ सुक्रोज का। जो सुक्रोज होती है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। जो सुक्रोज है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसको केन शुगर भी कहा जाता है, इसको केन शुगर भी कहा जाता है। तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज, इनमें से आपसे पूछेंगे कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो आप बताएंगे कि वो सुक्रोज है। क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट। बाकी सब क्या है? रिड्यूसिंग है। क्यों है? क्योंकि उनके पास फंक्शनल ग्रुप है ना, तो वो रिएक्ट करेंगी। द मोर द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप द मोर विल बी द शुगर रिएक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ इसके पास नहीं है फंक्शनल ग्रुप तो ये रिएक्टिव नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब इसी के साथ साथ अगर और एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं तो आप देखोगे कि जो शुगर होती है कीटोज एल्डोज के अलावा सैमी भी हो सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर भी हो सकती है, जिसको अमीनो शुगर भी कह देते हैं, राइट। तो क्या एग्जांपल लेंगे हम अमीनो शुगर का? इसका एग्जांपल है जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ये किस तरीके की शुगर है? इट इज अ सैकराइड व्हिच इज एसोसिएटेड विद द एन यानी कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के साथ जब भी सैकराइड जुड़ी हुई होगी तो उसको हम बोलेंगे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है। अब ये किस चीज के लिए जरूरी है? तो देखो, एक तो हो गया एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन बनाने के लिए जरूरी है। दूसरा जो फंगस की सेल वॉल होती है, आपने काइटिन नाम सुना है ना, ये काइटिन ही तो है वो शुगर जिसका कंपोजिशन होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। और दिस काइटिन इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन के लिए हो गया। दूसरा सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंगस की सेल वॉल को बनाने के लिए भी किसकी जरूरत होती है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। क्लियर हो गया? अब इसी के साथ सेल्यूलोज की बात कर, जो पेपर वगैरह बने होते हैं वो सब सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं एंड दीज आर आल्सो होमोपॉलीमर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और ये जो मैंने शुगर के बारे में बात की थी अमीनो शुगर्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स शुगर्स एंड मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स शुगर्स आर आल्सो होमोपॉलीमर्स, ठीक है। तो उसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इनुलिन का क्या पॉलीमर है? फ्रक्टोज है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज है। कौन ऐसी शुगर है कौन सी जो कि आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगी? स्टार्च कर जाता है रिएक्ट। फिर उसके बाद जो फूड स्टोर होता है प्लांट में वो स्टार्च की फॉर्म में होगा, एनिमल में ग्लाइकोजन की, ठीक है। फंगस की सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। 5 कार्बन की शुगर को क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर। तो 6 कार्बन की शुगर को क्या बोलेंगे? हेक्सोज, है ना। तो चलो हेक्सोज तो पढ़ लिया, पेंटोज यानी कि जो 5 कार्बन की शुगर है वो कहां पर प्रेजेंट है? आपने कहां पर देखी है? तो मैं आपको याद दिला दूं, डीएनए और आरएनए यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके अंदर 5 कार्बन की यानी कि पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। और ये जो पेंटोज यानी कि 5 कार्बन की शुगर है इसमें देखिए 1 2 3 4, फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों कार्बन एक दूसरे से ऑक्सीजन की मदद से जुड़े होते हैं एंड हियर इज द 5th कार्बन, ठीक है। तो जब हेक्सोज शुगर की बात कर रहे थे तो 1 2 3 4 5 5 इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? 5 क्या है? 5 कार्बन है रिंग के अंदर और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसको पायरेनोज शुगर कहा जाता है, ठीक है। और इसको फ्रूनोज शुगर कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन के रिंग के अंदर। उसके अलावा छठा कार्बन बाहर से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 5th कार्बन बाहर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शुगर्स प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए, है ना। तो देखो, जो शुगर डीएनए में प्रेजेंट है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके पास इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं आरएनए के पास जो शुगर है उसके बारे में, है ना, तो उसमें क्या होता है? उसके पास 2nd कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। देखो यहां पर और यहां पर डिफरेंस आप देख सकते हो। तो ये जो डिफरेंस है, क्योंकि आरएनए के अंदर ज्यादा 2nd कार्बन पर एक एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी वजह से आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन डीएनए में नहीं होता।
डीऑक्सीराइबो का मतलब ये है एक ऑक्सीजन की कमी होती है डीएनए में, इसीलिए वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, राइट। सो शुगर के जो भी रिस्पेक्टिव जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, विच इज न्यूक्लिक एसिड, राइट। देखो जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, जब भी हम डीएनए और आरएनए के बारे में बात करते हैं तो वो जो है जेनेटिक मटेरियल है ना, तो जेनेटिक मटेरियल जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो जो डीएनए और आरएनए उनका कंपोजिशन क्या है, हमें उनका कंपोजिशन भी तो पता होना चाहिए। तो स्पेसिफिकली उनको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्यों? क्योंकि जब आप डीएनए को एक्सपेंड करते हो, आरएनए को एक्सपेंड करते हो, तो क्या फॉर्म है उनकी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए के लिए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीऑक्सीराइबो क्या है, मैंने अभी बताया कि ये शुगर्स होती हैं। तो यहाँ पर जब हम कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं डीएनए के, आरएनए के, तो हमें ये भी पता चलेगा कि वो किन किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर 1953 में डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए है उसमें 2 हेलिक्स होते हैं, यानी कि 2 राउंड्स होते हैं, 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक दूसरे को टर्न ओवर करते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो डीएनए, देखो मैं दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर रही हूँ, किस किस चीज से मिलकर बने हुए हैं। सबसे पहला कंपोजिशन हो गया पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की शुगर होती है। तो मैंने आपको बताया था क्या डिफरेंस था डीएनए और आरएनए की शुगर में। आरएनए के पास सेकंड कार्बन पे एक एडिशनल ओएच ग्रुप होता है जो कि आरएनए को ज्यादा रिएक्टिव बनाता है, राइट। तो एक पेंटोज शुगर हो गई। इसी के साथ साथ नाइट्रोजन बेस होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है ना। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस इन डीएनए, तो जो डीएनए का ओवरऑल चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप हमें पता चल गया, पेंटोज शुगर पता चल गई, लेकिन ये नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं। ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, दीज आर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। ये कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इनमें डिफरेंस क्या होगा, प्यूरीन में 2 रिंग्स प्रेजेंट होती है, दैट मींस डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन पायरिमिडीन में सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है, पायरिमिडीन में सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखोगे 2 रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि इसमें क्या होगा, सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, सही है भाई। अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो प्यूरीन के हैं और पायरिमिडीन के हैं। प्यूरीन में क्या क्या चीजें आती है, एजी, और पायरिमिडीन में कट, CUT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। अब प्यूरीन में एजी हो गया और पायरिमिडीन में कट हो गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया? होता क्या है, जैसे ही एक नाइट्रोजन बेस किसी शुगर के साथ जाके जुड़ेगा, जैसे ही एक नाइट्रोजन बेस किसी शुगर के साथ जाके जुड़ता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और साथ ही साथ अगर एक फॉस्फोरस यानी कि फॉस्फेट ग्रुप भी आके इसके साथ जुड़ जाए, अगर एक फॉस्फेट ग्रुप भी आके शुगर और नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ जाए, so this is now called न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैंने अभी बोला पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरस तीनों जब जुड़ेंगे तब जाकर हमारा डीएनए और आरएनए बनेगा, है ना। तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है जब ये तीनों आपस में जुड़ते हैं, क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड। लेकिन क्या डीएनए और आरएनए सिंगल ही न्यूक्लियोटाइड है, नहीं, देयर आर लॉट या फिर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट फॉर्म द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ेंगे तब जाकर हमारे डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन होगी, इसीलिए क्या कहा जाता है इनको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स।
अब आपसे नीट में क्या क्वेश्चन पूछ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलके बना हुआ है। दूसरा, नाइट्रोजन बेसिस में जो प्यूरिन है उसके एग्जांपल बताओ। तीसरा, पाइरिमिडीन के एग्जांपल बताओ, है ना। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए में है लेकिन आरएनए में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, डीएनए में थायमीन होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। डीएनए में थायमीन होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। बाकी सारे बिल्कुल सेम, ए जी सी ये तीनों डीएनए में भी प्रेजेंट होंगे और आरएनए में भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में वो कहां पर आया, थायमीन और यूरेसिल, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन, जो पेयरिंग होती है, जैसे मैंने बोला कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो ये 2 स्ट्रैंड्स हो गए, तो जब ये दोनों स्ट्रैंड्स पेयरिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, है ना। उसको बताने से पहले एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा बॉन्ड होगा जो कि ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ेंगे, कौन से बॉन्ड की मदद से ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े। देखो ये पेंटोज शुगर हो गई, यहाँ पर फॉस्फोरस है, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोरस है ये कौन सा, नाइट्रोजन बेस, नीचे हैंगिंग स्ट्रक्चर है। तो एक फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है 2 पेंटोज शुगर से, एक फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है 2 पेंटोज शुगर से, सही है भाई। कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, एक पेंटोज शुगर और फॉस्फोरस के बीच का जो बॉन्ड है वो ईस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। लेकिन आई टोल्ड यू कि ये जो फॉस्फोरस है वो 2 तरफ से जुड़ा हुआ है, तो 2 बार ईस्टर बॉन्ड बनेगा, तो इसका नाम क्या हो गया, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, फिर से सुनिए, फॉस्फोरस और शुगर के बीच का बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड है, क्योंकि फॉस्फोरस दोनों तरफ से शुगर से जुड़ा हुआ है तो 2 बार ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, जिसका नाम पड़ गया फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, करेक्ट। तो यहाँ पर इस तरीके से लॉन्ग चेन बन जाएगी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की। दिस इज व्हाई जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो कहलाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में भी तो कोई ना कोई बॉन्ड होगा, वो कौन सा बॉन्ड होता है, उसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस किस के बीच में है, ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच का बॉन्ड है, करेक्ट। तो ये बॉन्ड्स आपसे पूछे जाते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडीन आपसे पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी है ना, ये किस चीज की फॉर्मेशन कर रही है, डीएनए की फॉर्मेशन कर रही है। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं एक बार पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। तो ये चेन कैसे बनी, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है पेंटोज शुगर, हैंगिंग स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोजन बेस, ये फॉस्फोरस है, फिर पेंटोज शुगर आ गई, फिर फॉस्फोरस, फिर पेंटोज शुगर आ गई। यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर्स है, नाइट्रोजन बेसिस, मान लीजिए ए टी जी इस तरीके से प्रेजेंट था। तो ये जो लीनियर चेन है मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, ठीक है। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री एक और चेन होगी, तो यहाँ पर ए है, टी है, जी है, सी है, ए, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, एटीजीसी, ये सब नाइट्रोजन बेसिस है। एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया है जब ये शुगर के साथ और फॉस्फोरस के साथ जुड़ गए। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा, जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, वॉटसन एंड क्रीक ने ये बोला था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एक स्ट्रैंड पे ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट स्ट्रैंड पे इसी के ही कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, टी हमेशा ए के साथ जुड़ेगा, जी हमेशा सी के साथ जुड़ेगा और सी जी, सिंपल सी बात है ना भाई। तो ये कौन कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, ए जब भी टी के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है ये, डबल, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। जी हमेशा सी के साथ कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों, ताकि ये जो टर्न ले रहा है उसको स्टेबिलिटी मिल सके, राइट। तो जो ये डबल हेलिकल मॉडल है उसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहली चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड। दूसरा होता है भाई एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, एक टर्न में 10 बेस पेयर होंगे और इस पूरी जो पिच की अगर हम बात करते हैं वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी,
34 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर दो नाइट्रोजन, यहाँ पर आप देखोगे दो बेस पेयर के बीच का जब डिस्टेंस निकाला जाता है, सो इट विल बी 0.34 एंगस्ट्रॉम। ऐसा क्यों हुआ? देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक पूरी पिच में 10 बेस पेयर्स हैं। पूरी पिच की लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो दो बेसिस के बीच की लेंथ कितनी होगी? 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 0.34 एंगस्ट्रॉम, है ना। आप इसको अगर नैनोमीटर में चेंज करते हो तो ये 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। तो पहला हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री, फिर पढ़ा एंटी पैरेलल, फिर हमने पढ़ा जो पूरी पिच होती है वो कितने की है? 34 एंगस्ट्रॉम की है। फिर दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस देख लिया। हर एक टर्न में ईच टर्न हैज 10 बेस पेयर। कितने बेस पेयर है? 10। ठीक है। अब ये जो एंगल यहाँ पर बनता है, जो ये एंगल, जो डिग्री है यहाँ पर, जो ये रोटेशन कर रहा है, वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 36 डिग्री का एंगल वो बनाएगा, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री देख लिया, कौन कौन से बॉन्ड से जुड़ा है वो देख लिया है। अब क्वेश्चन पता है क्या पूछेंगे? अगर किसी डीएनए के स्ट्रैंड में थायमीन इज 20%, तो ग्वानिन कितने परसेंट होगा? तो देखो जितना थायमीन होगा उतना ही एडेनिन भी तो होगा। तो यानी कि 20% थायमीन है तो 20% एडेनिन भी हुआ, एक्सक्यूज मी, तो टोटल 40% हो गया। अब 100 में से 40% माइनस कर दो, कितना बचा? 60%, है ना। लेकिन ये 60% क्या है? G और C दोनों। तो मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो G की वैल्यू कितने परसेंट आ गई? 30%। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से। तो आपको सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद करने हैं, कौन सा बॉन्ड किस किस के बीच में प्रेजेंट है, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, कितने परसेंटेज में ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के। करेक्ट किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। कब दिया था? 1953 में, राइट। तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक एमसीक्यूज की जो कि बायोमोलिक्यूल से हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें गिवन है, द चिटिनियस या काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज फॉर्म्ड ऑफ। अभी आप चैप्टर पढ़ चुके हो तो क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करिए। जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोडा का वो किससे बना है? क्या कंपोजिशन है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइड, राइट। मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, जहां पर नेसेसरी होगा वहां पर पढ़ूंगी। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स डज हैव अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कहां प्रेजेंट होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? अभी अभी पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड में। जब दो, यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? न्यूक्लियोटाइड्स। जब दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे तो कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। मतलब इसमें से कौन से नॉन रिड्यूसिंग शुगर? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, राइबोज 5-फॉस्फेट। तो सुक्रोज, अभी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था नॉन रिड्यूसिंग शुगर का, विच इज सुक्रोज, राइट। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो फॉस्फोग्लिसराइड होता है, फॉस्फोग्लिसराइड वो किससे बना होता है? देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर चाहे सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, फैटी एसिड होगा जो कि ग्लिसरॉल के साथ स्टेरिफाइड होता है। फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल वो पहले से बन गया। जब ये फास्फोरस के साथ जुड़ता है तब जाकर फॉस्फोग्लिसराइड बनेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज। जो मैक्रोमोलिक्यूल है काइटिन वो क्या है? सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, सिंपल पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड या फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। सी ऑप्शन है नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। क्यों? क्योंकि काइटिन का जो कंपोजिशन है वो क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइड। तो एन मतलब नाइट्रोजन हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन है, जो एंजाइम्स है, राइट। मैं आपको बताना चाहती थी कि एंजाइम्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको थॉरोली पढ़ें, देन एनसीईआरटी को फॉलो करें और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो एंजाइम में क्या होता है, जब एक्टिवेशन एनर्जी की बात आती है, किसी भी रिएक्शन में अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, और अगर एंजाइम नहीं है तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगती है ना। तो क्या होता है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं तो क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। वो कैसी स्टेट होती है? क्या वो स्टेबल है या वो अनस्टेबल है, परमानेंट है या ट्रांजिएंट है? तो वो ट्रांजिएंट भी है और अनस्टेबल भी है। सिंपल सी बात है, अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट परमानेंट होंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो ये क्या होगी, ये अनस्टेबल होती है और ट्रांजिएंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू यानी कि यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज। जो यूरिडीन है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है, वो क्या है?
न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, प्यूरिन है, ये पिरिमिडीन है। देखो मैंने यूरेसिल बोला था, यूरेसिल जो कि पिरिमिडीन में आता है, लेकिन अब मैंने बोला है यूरिडीन। इसका मतलब पता है क्या हुआ, यूरेसिल और शुगर दोनों आपस में जुड़ चुके हैं तो वो यूरिडीन बन गया है ना। तो इसका मतलब है ये न्यूक्लियोसाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजन। एनिमल वर्ल्ड आ गया तो कोलेजन होगा, राइट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लेसिथिन जो कि फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड है, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। तो क्या ये सही है या नहीं, बाकी के ऑप्शंस पहले बता दो फिर आप बताना। पहला ऑप्शन मैंने बोला लेसिथिन इज अ फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पाल्मिटिक एसिड इज अनसैचुरेटेड विद 18 कार्बन। गलत है, क्यों, क्योंकि जो पाल्मिटिक एसिड होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। नेक्स्ट एडिनाइलिक एसिड एडिनोसाइन विद अ ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल। क्या एडिनाइलिक एसिड ग्लूकोज फॉस्फेट से बना है, नहीं। फिर है एलिनिन अमीनो एसिड, उसमें अमीनो ग्रुप होता है और एसिडिक ग्रुप होता है, एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल। बिल्कुल गलत है ये। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लेसिथिन, बिल्कुल सही। जो लेसिथिन है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है, फॉस्फोराइलेटेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम से ही है, वो कौन सा एंजाइम है जो कि ह्यूमन के अंदर मिल्क की डाइजेशन को इनिशिएट करवाता है, तो वो क्या होगा, पेप्सिन होगा। बच्चे कई जगह पर रेनिन की बात करते हैं, तो रेनिन इन्फेंट्स के लिए जरूरी है, आप ये वर्ड याद रखें, इन्फेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, अबाउट 98% ऑफ मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड। वो दो बचे हुए कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो वो जो दो बचे हुए एलिमेंट्स आपसे पूछे हैं वो होगा फॉस्फोरस एंड सल्फर, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड बाउंड टू एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी। वो कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसकी एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, तो वो एंजाइम मतलब वो जो स्ट्रक्चर होगा कंपाउंड उसको कोएंजाइम बोलेंगे, राइट। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन है। फिर पूछेंगे न्यूक्लियोटाइड का बिल्डिंग ब्लॉक है, जो डीएनए उसका बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड है, किससे मिलकर बना हुआ है, बेस, शुगर और फॉस्फेट से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसा क्यों है, बिकॉज लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। लिपिड्स कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, राइट। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर, गैलेक्टोज, ग्लूकोनिक एसिड, बीटा मिथाइल गैलेक्टोसाइड और सुक्रोज। मैं आपको बता दूं सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग था, साथ ही साथ नॉन रिड्यूसिंग में आप लिख सकते हैं ग्लूकोनिक एसिड एंड बीटा मिथाइल गैलेक्टोसिडेज, राइट। ये तीनों क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया लैक्टोज का क्वेश्चन बताइए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है या फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज। तो याद रखना जो लैक्टोज शुगर है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एंजाइम्स आर नॉट फाउंड इन फंजाई, एल्गी, वायरस या साइनोबैक्टीरिया। वायरस में नहीं होते। एटीपी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लिक एसिड है या विटामिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कार्बोहाइड्रेट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इनमें से किसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह होगा, ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर, राइट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपसे पूछे जाते हैं बायोमोलिक्यूल से। सो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।